अमेरिकी बाजारों में है पूरी तरह से पार्टी का माहौल और दमदार उछाल के साथ कल होता हुआ कारोबार। भारतीय बाजारों ने लगातार 4 दिन तक रिकॉर्ड पर बनाया है नया रिकॉर्ड और आज फिर से मजबूत शुरुआत के लिए होते हुए तैयार। बड़े एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जबरदस्त एक्शन है, मिडवीक सेशन है अनिल जी। आ गया और इससे बेहतर क्या संकेत चाहिए जब इतनी तेजी में हमारे बाजार हों, ग्लोबल मार्केट। जब मिडवीक सेशन में ऐसा लगे ही नहीं कि हफ्ते की शुरुआत हुई है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। इससे बढ़िया क्या बात है, एब्सोल्युटली। आई थिंक बहुत ही बढ़िया संकेतों के बीच में हम आज के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं, एक बार फिर से रिकॉर्ड की तरफ बढ़ने की कोशिश बाजार करे तो कुछ और नए रिकॉर्ड्स बनाने की तैयारी बाजार की हो सकती है। आइए पहले बता दें आपको ट्रिगर्स, और ट्रिगर्स भी आज 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरे 6 ट्रिगर्स हैं। अमेरिकी बाजार 15 महीनों की ऊंचाइयों पर जाकर बंद होते हुए दिखे हैं। डाउ में बड़ा उछाल पौने 400 अंकों का आता हुआ दिखा है और नैस्डैक और बाकी सारे इंडेक्स मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। आईटी शेयरों के लिए और आईटी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर। गार्टनर ने कैलेंडर ईयर 2023 में आईटी स्पेंडिंग यानी कि दुनिया भर में आईटी पर खर्चा कितना किया जाएगा इसका अनुमान बढ़ाया है। सेक्टर के लिए अच्छी खबर। ईएसएम फ्रेमवर्क पर सेबी की तरफ से बड़ा फैसला आता हुआ दिखा है। जी बिजनेस ने इस मुहिम को उठाया था जिसमें कम लिक्विड शेयरों पर जो 2% की सर्किट और हफ्ते में सिर्फ एक दिन की ट्रेडिंग जो ईएसएम 2 पर थी, उस पर सेबी ने यह फैसला लिया कि 24 जुलाई से ट्रेडिंग हर रोज अलाउ की जाएगी, हफ्ते में एक ही दिन। ये बड़ा बदलाव होता दिखा है कई छोटी कंपनियों के लिए, माइक्रो कैप कंपनियों के लिए। वायदा कारोबार की 3 कंपनियां आज अपने नतीजे पेश करेगी और रिलायंस के वायदा कारोबार के सारे सौदों की आज 3:30 बजे हो जाएगी एक्सपायरी और कल से नए ट्रेड होंगे। उस पर भी हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है। तो आज डीप डिस्कशन करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी माल मसाला जबरदस्त भरा पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमारे बाजार में अनिल जी जबरदस्त एक्शन है, कल सारे रिकॉर्ड्स बने हैं। ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है सर? ओहो, 7 दिन से डाउ तेजी में। दीप, एक चीज़ बहुत साफ दिख रही है कि हमारे बढ़ने और रुकने का समय और अमेरिका के बढ़ने रुकने का समय में थोड़ा फेरफार हो सकता है। पहले हम बढ़ जाएं, वो बाद में बढ़े, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। डायरेक्शन हमारा भी साफ है, हमें ऊपर जाना है और अमेरिका के बाजारों का भी साफ है कि ऊपर जाना है और यही होता दिख रहा है। लगातार 7 दिन डाउ बढ़ सकता है, इसका अंदाजा हार्डली किसी ने लगाया होगा। हाँ, ये जरूर हम ये अंदाजा लगा रहे थे कि कहाँ सपोर्ट लेगा, रिकवर होने के पूरे संकेत आ रहे हैं, लेकिन इस तेजी से 7 दिन तक लगातार बढ़ेगा। 7वें दिन पौने 400 अंकों का उछाल, आई मीन अमेजिंग, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। लेकिन अच्छी बात क्या है दीप कि 2 तरीके से हमें फायदा होता है। एक, जो मैं आपको लगातार पहले कह रहा था कि जब अमेरिकी बाजार डॉलर की कमजोरी की वजह से बढ़े, डॉलर इंडेक्स की कमजोरी की वजह से बढ़े, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदे की बात होती है। आज आपको लग रहा होगा कि गिफ्ट निफ्टी पौने 400 अंकों की तेजी के बावजूद इतना मजबूत क्यों नहीं दिख रहा जितना होना चाहिए। अच्छा, कल हम थोड़े गिर गए थे इसलिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। 25 पॉइंट ही ऊपर है तो उसके पीछे वजह ये कि कल जो अमेरिका में तेजी बनी वो उनके अपने कारणों की हुई है, ग्लोबल रीजन्स नहीं है। अगर यही डॉलर इंडेक्स आपका घटकर 98 आ जाता और सारी करेंसीज के लिए, दूसरी करेंसीज के लिए पॉजिटिव होता, कमोडिटीज़ के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव होता, तो हम शायद ज़्यादा उछाल दिखा रहे होते। लेकिन कल जो अमेरिका बढ़ा है उसके पीछे 2 कारण हैं और दोनों ही कारण जो है अमेरिका के अपने। जून की रिटेल बिक्री के आंकड़े जो हैं वो कम आए, जो उम्मीद से कम थी। अब कम आए तो इसमें खुश होने की क्या बात है? खुश होने की बात यह है कि भाई साहब 26 जुलाई को जब फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब ब्याज दरें बढ़ाएंगे 1/4%, आपको हमको सबको पता है वो आखिरी होगी। अगस्त में नहीं, सितंबर में नहीं बढ़ाएंगे। अब इस बात को थोड़ा सा बल मिलेगा क्योंकि बिक्री कम हुई है, यानी कि थोड़े धीमेपन के संकेत जो अमेरिका देखना चाहता है। पहला कारण वो। तो इकोनॉमी के आंकड़े थोड़े से ढीले हैं, उस वजह से अमेरिकी बाजार खुश हुए। उससे ज़्यादा खुश दूसरी वजह से हुए, बड़े बड़े बैंक्स के रिजल्ट हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, 5-5, 7-7% की उछाल इन बड़े बैंक्स में कल देखने को मिली है। आप सोचो किसी दिन हमारा बैंक आईसीआईसीआई 5%, 7% बढ़े, एचडीएफसी बैंक 7% बढ़े, तो आपको कैसा फील होगा? वो फीलिंग अमेरिका में थी कल। यस, करेक्ट सर। खाली जस्ट इमेजिन, आंख बंद करके सोचो एक बार जरा, 7% ऊपर एचडीएफसी बैंक है,
कैसी फीलिंग आई? जबरदस्त आई। ये फीलिंग अमेरिका में थी, यानी कि बड़े बैंक 5-5% रोज नहीं बढ़ते Correct, और कुछ ही दिन होते हैं। सो अमेरिका में नतियों के दम पर जो बढ़िया तेजी बनी है और इस वजह से अमेरिका ज़्यादा उछला है और इस वजह से दोनों ही कारण जो अमेरिका में बढ़ने के उनके, नो डाउट हमें अच्छा फील हो रहा है, हम भी बढ़ेंगे। 20 पॉइंट जो आपको एसजीएक्स दिखा रहा है, आई मीन गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ेंगे और कोई बड़ी बात नहीं। आज फिर से एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश बाजार कर ले, बना ले तो निफ्टी पे तो बना ही ले, बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा दूर है। सो आई थिंक ऑल सेट बढ़िया है। जो ग्लोबल रैली चल रही है दीप, आईटी की भी, इसमें हमारे शेयर भी पार्टिसिपेट करने लगे। ग्लोबल रैली जो चल रही है अब बैंकों की, हमारे बैंक्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। बिल्कुल सर, थोड़ा कर चुके, थोड़ा और बैंक्स और आईटी दोनों पर आपकी राय लेनी, क्योंकि दोनों पर आपका व्यू हमने इस हफ्ते भी लिया है। आईटी स्पेशली आपने पॉजिटिव व्यू दिया है, बट एक छोटा सवाल बनता है, कल हमारी तेजी को भी देखते हैं और जो एक्शन बन रहा है, कौन किसको ज्यादा लीड कर रहा है? हम डाउ को इन्फ्लुएंस ज्यादा कर रहे हैं या डाउ हमें ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है? यार दोनों दोस्त हैं, दोनों दोस्त हाँ, हैं। मतलब साथ में चलेंगे। साथ में मतलब वो दोस्त भाई, क्या होता है कि अपन दोनों साथ में वॉक करने निकले। जी। मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, मैं रुक गया, अरे दीप आ जाओ जरा, है ना, तो चलो साथ में। थोड़ा दीप पता चला फोन पे बात करते करते थोड़ा आगे निकल गया मैं पीछे। तो ये वैसी यारी दोस्ती धोनी की, अमेरिका की और हमारे बाजारों की। तो ओवरऑल दीप इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों ही आपको बाजार ठीक है, हर रोज सेम टू सेम नहीं होना चाहिए कि भाई हम इतना बड़े उतना वो बढ़े। करेक्ट। हमारे किसी बड़े दिग्गज के नतीजे कभी आएंगे, उनके कभी किसी और दिन आएंगे। तो आई थिंक और दीप लगभग सारे ग्लोबल मार्केट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वाकई में लीडरशिप की बात करनी ही है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि हम लीडर हैं, क्योंकि हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। अमेरिकी बाजार अभी भी हाई से दूर है, अपनी लाइफ टाइम हाई से। सो लीडरशिप तो हमारी है, लेकिन ये हमारी लीडरशिप सिर्फ हमारे लिए। एक बात साफ कह दूं दीप, आपको, मुझे, हमारे दर्शकों को और किसी और को ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम अमेरिकी बाजारों को डायरेक्शन दे सकते हैं जी। और अमेरिकी बाजार ऐसे हमसे डायरेक्शन लेंगे, इतने बुरे दिन भी उनके नहीं आए जी। ठीक है ना भाई, मदर ऑफ ऑल मार्केट्स है। बिल्कुल। ऐसा ही वो अमेरिका दुनिया का दादा नहीं है। करेक्ट सर। और दादागिरी खत्म होते होते भी है ना टाइम लगता है। हाँ, एक दिन में खत्म नहीं होती कि आज से आप दादा नहीं रहे ऐसा नहीं होता। बॉलीवुड की मूवी नहीं है ये, वाकई में अमेरिका के इतने सालों का काम है जिसके दम पर उनकी इकोनॉमी है। सो हमें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, हम अच्छे हैं इसलिए हम पहले बढ़ रहे हैं, पहले भाग रहे हैं, बस दैट्स इट। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन, अच्छे एक्शन दोनों में आ रहा है। अच्छा, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है, आईटी की बात कर लेते हैं सर, क्योंकि आपने तो भरोसा दिलाई था, नतीजों की भी हमने बात करी है, इन्फोसिस तो आपको पसंद भी आ रहा था। आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है गार्टनर की तरफ से, जो ग्लोबली आईटी सेक्टर की लीडिंग रिसर्च फर्म मानी जाती है जी। इन्होंने आगे की जो आईटी स्पेंडिंग है उसको बढ़ा दिया है सर। बिल्कुल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और काम की रिपोर्ट है इस साल के लिए। ये उनकी रिपोर्ट जो आती है ना कैलेंडर ईयर के लिए आती है, 2023 जनवरी से लेकर दिसंबर तक के। पहले उनका अनुमान था कि 5.5, पिछले क्वार्टर में जो उन्होंने अनुमान दिया था 5.5% खर्चा बढ़ेगा आईटी का। उन्होंने कहा अब 6.5% के आसपास। 1% का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा छोटा नहीं है। ये जो अपग्रेड आया है ये आईटी कंपनियों के लिए बहुत काम कर दी। एक चीज़ समझिए, इस बार कल जब हम आईटी सेक्टर का पूरा एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि एक अमेरिका में और ग्लोबली रेसेशन का डर कम हो रहा है। आजकल रेसेशन शब्द सुनने को नहीं मिलता, बात ही नहीं होती। पहले रेसेशन आजकल कोई बात नहीं करता। करेक्ट सर, ठीक है ना। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ बड़ी डील्स आप जबरदस्त, आप रिजल्ट्स के बाद एचसीएल टेक, विप्रो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $1 बिलियन खर्च करने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है। एचसीएल टेक $400-500 मिलियन के नए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बड़ी डील्स जो निकल कर आ रही है, सारी कंपनियां, एक कंपनी ऐसी नहीं आईटी वाली जो ये कहे कि मैं गाइडेंस घटा रहा हूँ। हाँ, पूरे साल के लिए कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस किसी ने नहीं घटाया। कल एलटीटीएस के नतीजे आए थे, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट रद्दी है, खराब है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हम पूरा साल भर का गाइडेंस मेंटेन करेंगे। बड़ी डील्स जो आ रही है, ये बड़ी डील्स जो है ना वो आईटी स्पेंडिंग में नजर आती है। सो इसमें ये आईटी सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है। इसलिए मैं बोलूँ कि हर आईटी सेक्टर में जब भी खराब रिजल्ट के बाद आपको मौका मिले खरीदना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हो सकता है क्योंकि बड़े लंबे समय बाद चल रहा है, फंसे हुए लोग हैं ये, तो हो सकता है एक बार आईटी सेक्टर आपको नीचे झटका वापस दे तो उस झटके में फिर लेना है। और तीसरी चीज़ जो डीप लेना है आईटी सेक्टर में भी, वो मैन वर्सेस बॉयज, ये जरूरी है कि आपको कौन सा आईटी लेना है। अगर आप मुझे पूछेंगे मैं आपको बोलूँगा सिंपल, इन्फोसिस, नो ब्रेनर,
इन्फोसिस। हाँ, और क्यों वो भी मैं बताता हूँ। डील कंसोलिडेशन नाम की एक चीज होती है आईटी में, जी जो आईटी को ट्रैक करने वाले लोग अच्छे से समझते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे आईटी पर $1 बिलियन खर्च करना है, मैं एक फॉर्च्यून 500 कंपनी हूँ, ठीक है। मैं 4, 5, 6 लोगों को बुलाकर 4, 5, 6 वेंडर्स को मैं बोलूँगा आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये मैं ऑर्डर बांटूंगा, राइट। लेकिन एक समय ऐसा होता है जब ये डील्स का कंसोलिडेशन होकर एक किसी बड़े पार्टनर को जाता है। क्यों? एक वो भरोसेमंद है और दूसरा उनके लिए प्राइस का फायदा हो रहा है। तो ये जो डील कंसोलिडेशन हो रहा है, जिसका पहला एग्जाम्पल कल आपने देखा, रिजल्ट में सब बोल रहे हैं कि बड़ी डील्स हमें मिल रही है। बड़ी डील्स कैसे मिल रही है कि जिसको एक ऑर्डर देना है वो 5-6 लोगों को ऑर्डर देने के बजाय एक कंपनी को देना प्रेफर कर रहा है, पहली चीज। इसीलिए आप देख रहे हैं सबको बड़ी डील्स मिल रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सबको बड़ी डील। तो छोटी डील्स, अगर समझो आपके पास 4 छोटी डील है, वो जाए एक बड़ी डील आ रही है, तो उसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है उसके लिए भी फायदा है, कंपनी के लिए भी फायदा है। रेवेन्यू विजिबिलिटी कंपनी के लिए आ जाती है और क्लाइंट को भी मालूम है कि वो अच्छे से डील कर सकते हैं। कल आपने $2 बिलियन की डील देखी इन्फोसिस के लिए। सो आई थिंक इस पूरी स्पेस में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक को होगा बड़ी डील के कंसोलिडेशन का, तो वो इन्फोसिस है। टीसीएस से भी ज्यादा फायदा होगा। गॉट इट। और इसलिए इन्फोसिस मेरी पहली पसंद है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये 2 दिग्गजों में पसंद है। इसका मतलब नहीं दूसरे ना पसंद है, अगर आपको कुछ और पसंद है तो आप वो भी खरीदो। जेंसा टेक, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये 2-3 शेयर ऐसे हैं जो आईटी में अच्छा मजबूत प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इन पर आपको फोकस रखना ही चाहिए। तो आईटी शेयरों पर गार्टनर की रिपोर्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ाने लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सर, और बढ़िया एक्शन वहां पर हमें दिख भी रहा है। इनफैक्ट इन्फोसिस पिछले फ्राइडे को बात करी थी, फ्राइडे को ऑफ द डे में 100% और रिजल्ट तक के लिए हमने कहा था कि खरीदारी करके अभी भी आपके पास है। मैं फिर वही कहूंगा दीप, जो आपको स्ट्रेटेजी हमने निफ्टी पे दी है, जो स्ट्रेटेजी हमने आपको बैंक निफ्टी पे दी है, जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे दी, कि जल्दी से मत छोड़िए। अब वो दिमाग से निकाल दीजिए कि आईटी शेयर मुझे 2-5% के गेन पे बेच देना है, मुझे पूरा खाना है। 5-7-10% घटेगा तो मैं लूंगा, राइट। व्यू चेंज करके लीजिए कि घटेगा तो मैं लूंगा। और कई लोग कहते हैं अब आप लेट और जल्दी का सवाल नहीं होता है। सवाल इस चीज का इंपॉर्टेंट है कि आपका कंफर्ट और कॉन्फिडेंस कब बनता है, आपको साइंस मिलने चाहिए। आज सपोज अगर मुझे मेरा पैसा लगाना है दीप, तो मैं कभी भी लगा दूं। करेक्ट सर। मुझे किसी को जवाब नहीं देना। करेक्ट। जिस कुर्सी पे बैठ के मैं बात कर रहा हूँ उस पर जिम्मेदारी बहुत है। हमें सुन के लाखों लोग डिसीजन लेते हैं। अगर उनका डिसीजन लेना है तो जब तक कि एक पूरा 100% कंफर्ट और कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड, हमें कोई जरूरत नहीं कि एकदम बॉटम पे, कि आईटी कब बॉटम था उसी वक्त लेना है। बात तो हम लगातार काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जब बॉटम होगा आपको संकेत आएंगे, हम बताएं। सो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी भी कई लोगों को लग सकता है आईटी इंडेक्स 52 हफ्तों के ऊपर है, लेकिन बेस क्या था? पिछले साल का बेस बहुत ही लो था। लो बेस पे 3 साल पहले के लेवल आप देखेंगे तो आपको अभी भी 4,500 वाला टीसीएस का है। करेक्ट। सो आई थिंक, और उसके बाद टीसीएस ने और कमाई बढ़ाई है, कम नहीं की है ना। 2 साल में और कमाया है, लेकिन वो प्राइस में नहीं है। सो मेरा पॉइंट ये कि आपको इन्वेस्ट तब करना है जब आपका कॉन्फिडेंस रहे, राइट, कि मैं सही जाऊंगा। और अगर आपने हड़बड़ी जल्दबाजी में कर दिया और थोड़ा भी नीचे आया तो आपको डर लगेगा। अब क्या होगा, नीचे आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस है, मेरे को और लेना है, मुझे डरना नहीं। सो कई बार आप कई सारे ऐसे आप ब्रोकर से मिलेंगे जिनकी रिपोर्ट 10 स्टॉक पे आती है, ठीक है। वो लेने के लिए कोई सुजलोन खरीद लेंगे पर्सनल पोर्टफोलियो में, लेकिन रिपोर्ट नहीं निकालेंगे। करेक्ट सर। हाँ, क्योंकि आप जब आप पब्लिक को एक एडवाइस करते हो तो आपकी जिम्मेदारियां कहीं ज़्यादा होती है। वहाँ पर आपको गलत पड़ने के चांसेस अगर कहीं भी है तो सावधानी से देना होता है। तो आपके हमने कोई एकदम जरूरी नहीं कि हर चीज़ को बॉटम पे ही पकड़ा जाए। मार्केट अपनी जगह है, लेकिन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में इसलिए ये ज़रूरी है कि जब तक एक वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक आपके पैसे की जिम्मेदारी हमारे पे आती है। करेक्ट सर। इसलिए सोच समझ के, इसलिए अब जब बोल रहे हैं तो खुल के बोल रहे हैं, दम लगा के भी बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं, ताकि आप आराम से करो। फिर यही कहूंगा, जल्दबाजी में मत बेचिएगा, आईटी शेयर पकड़ के रखिए, हड़बड़ी में नहीं बेचना है। प्राइस के हिसाब से मत रखिए, टाइम के हिसाब से रखिए। ये मतलब कि मेरा ये भाव आ गया तो बेचना है, मुझे 6 महीने, साल भर, 2 साल रखना है, राइट। बस जितना भाव आएगा एंजॉय करिए। इसलिए बार बार इस तेजी में मैंने एक ही चीज बोली है, कोई भी शेयर हो, सिर्फ मेरा भाव आ गया इसलिए बेच लूं, बिल्कुल भी नहीं। इतना बढ़ गया, बिल्कुल भी नहीं। पूरा खाना है, पूरा मुनाफा कमाना है, पूरा खाना है, ये ध्यान रखो, तभी मजा आएगा तेजी का। ये है ना 2% में मजा नहीं है तेजी का, ये 2% वाली तेजी नहीं है। करेक्ट। ना 20% वाली तेजी है। अच्छे स्टॉक पकड़ के बैठोगे, साल, 2 साल, 3 साल में 200% वाली तेजी है। 200%, 200% स्टॉक बढ़ने वाली तेजी है। इसलिए इसका फायदा और लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं आती है।
करेक्ट। और आज एक आदमी मुझे बता दो ये कहे कि 16,000 हो जाएगा निफ्टी, अब तो कोई नहीं कोई नहीं बोलता ना। कोई नहीं बोलता। तो अगर आपको पता है कि निफ्टी में नीचे की रिस्क 2,000 पॉइंट की, ऊपर की अपसाइड 8,000 पॉइंट की, 5,000 पॉइंट की, 7,000 पॉइंट की, तो आप क्या करोगे? अपसाइड पर ही ये सोचो कि 2,000 घट गया तो और लूंगा, और लें, बात मौका है। खत्म, करेक्ट। आराम से बैठो। पुराने जमाने में कहानियां होती थी ना क्या? कि राजा के खजाने पे एक कोबरा नाग हाँ। कुंडली मार के बैठा खजाने की वैसा आप अपने बैठे रहो। हाँ, अब आप ही का खजाना है, आप ही को रक्षा आप ही करें। के- बिल्कुल सर। तो चलिए भरोसा रखिए, और आईटी पर तो अच्छा मूव आ ही रही है। और भी कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आपने रिसेंटली रिकमेंड किया एनर्जी, उस पर भी बात करनी है। बट जस्ट एज एन असाइड, एक और बड़ी मुहिम जो जी बिजनेस चलाई थी, आपने चलाई थी कुछ दिन पहले, एक स्पेशल शो भी किया था, वो है जो ईएसएम में ये बदलाव आए थे, नए रूल्स लागू हुए थे, थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स लागू हुए थे। उसमें आपने एक सवाल भी उठाया था कि क्या सच में इतने स्ट्रिक्ट रूल्स की जरूरत है, और स्पेशली ईएसएम स्टेज 2 के बाद में आपने एक स्पेशली सवाल उठाया था। एक बार पहले मैं वो बताना चाहता हूँ, क्या अनिल जी ने सवाल उठाया था और फिर उस बड़ी मुहिम का क्या असर हुआ है? ईएसएम को लेकर कोई समस्या नहीं है, लोग तैयार हैं, जरूरत है, ईएसएम होना भी चाहिए। सिलेक्शन का क्राइटेरिया थोड़ा बेहतर हो सकता है, सिर्फ प्राइस मूवमेंट के हिसाब से न करें। और दूसरा ये कि ईएसएम 2 थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, जहाँ पर आप हफ्ते में एक ही दिन ट्रेडिंग अलाउ करते हैं और सिर्फ 2% की। इस नियम को अगर वापस से रिव्यू किया जाए तो शायद बाजार में लोगों की जो दिक्कतें हैं वो दूर होगी, और हो सकता है इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने के बजाय जो इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि हमारे तो पैसे अटक गए, फंस गए, निवेश करके एग्जिट नहीं मिल पा रहा है या हम प्राइस डिस्कवरी नहीं देख पा रहे हैं, उस समस्या से शायद छुटकारा मिलेगा। रेगुलेटर्स का ये बड़ा फैसला है जिसमें स्टेज 1 वाली कंपनियों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। ईएसएम फ्रेमवर्क में लगातार जोर शोर से जी बिजनेस पूरे मुद्दे को उठा रहा था। स्टेज 2 वाली कंपनियों की सभी ट्रेडिंग डे में ट्रेडिंग की इजाजत दी जाएगी। अनिल जी, पहले तो बताइए, बड़ी मुहिम का बड़ा असर ऑलमोस्ट इमीडिएटली आते दिखा है। कुछ दिन पहले ये स्पेशल शो करा था और स्टेज 2 में ये बदलाव आ गया सर। नहीं दीप, बधाई तो मैं देना चाहता हूँ सेबी को, एनमी, बीएससी ब्रोकर्स फोरम जिनके प्रतिनिधि बागरी साहब, बायती साहब आकर उन्होंने बातचीत की। एक वो डॉक्टर साहब भी आए थे हमारे शो पर, जो इसमें बड़े इन्वेस्टर हैं, संदीप जैन साहब जो काफ़ी माइक्रो कैप कंपनियों पर रिसर्च करते हैं। धन्यवाद है सेबी का कि उन्होंने इस मुद्दे को समझा और उस पर डिसीजन लिया। ईएसएम फ्रेमवर्क सेबी ने बनाया इसीलिए कि ताकि छोटे निवेशकों को छोटी कंपनियों में नुकसान से बचाया जा सके। आप कोई भी कचरा शेयर न खरीदें, वो उनका इरादा है। उनका इरादा ये है भी नहीं, था भी नहीं, होगा भी नहीं कि अच्छी कंपनियां भी परेशान हो। सो आई थिंक कई बार क्या होता है, कोई डिसीजन होता है, डिसीजन लेने के पीछे अपने रीजन और लॉजिक होते हैं, और वो होता है ना कि आपको गोली खाने के बाद ही पता चलेगा कि वो असर ज़्यादा कर रही है या रिएक्शन ज़्यादा कर रही है। करेक्ट। तो उन्होंने गोली बिल्कुल सही दवा मर्ज के लिए दी कि हाँ भाई ये बीमारी है, इसके लिए ईएसएम 1 और ईएसएम 2 लागू होना चाहिए। हमारी भी रिक्वेस्ट यही थी कि भाई आप ईएसएम 1 में कोई समस्या नहीं, 100% मार्जिन रखो, 5% का सर्किट फिल्टर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ईएसएम 2 में जो सबसे बड़ी समस्या इन्वेस्टर्स को आ रही थी वो ये कि सिर्फ एक ही दिन हफ्ते में ट्रेडिंग क्यों। करेक्ट। आप 2% भी सर्किट है, चलो ठीक है, लेकिन ट्रेड तो रोज होने दो। तो वो बात सेबी ने मान ली। हमने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि थोड़े से नियमों में परिवर्तन कर ले, और ये ना रख लगे कि ईएसएम में जो कंपनी आ गई वो सारे प्रमोटर्स बेकार हैं, चोर है, कंपनियां खराब है, क्योंकि वो उसमें पूरा प्राइस मूवमेंट पे आया था। और प्राइस मूवमेंट स्टॉक में 2 ही वजह से होता है, या तो कोई स्पेकुलेशन चल रहा हो या कोई फंडामेंटली बढ़िया बदलाव हो। स्पेकुलेशन वाली कंपनियों पर डंडा मारना बिल्कुल ठीक है, मारना चाहिए, 1 नहीं 10 मारने चाहिए, जो सेबी कर रही है सही कर रही है। लेकिन अगर इस प्रोसेस में किसी कंपनी में फंडामेंटल कुछ बदलाव हो रहे हैं और उसकी वजह से प्राइस चेंजेस उनमें हो रहे हैं, चाहे ऊपर की हो चाहे नीचे को, तो वो एक ध्यान में रख के डिसीजन लेने की रिक्वेस्ट थी जो सेबी ने मानी। तो सेबी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोनों ही तीनों ही जो हमारे चारों एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने शो में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया भी। और एक्चुअली ये शो मैं लोगों को कहूँगा एक बार फिर से देखना चाहिए। इसे ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन था जिससे कि कुछ फ्रूटफुल निकल कर आए और वो रेगुलेटर्स तक पहुँचा है। तो उन्होंने उठाया इस चीज़ को। आई एम श्योर लोग काफ़ी खुश होंगे, स्पेशली माइक्रो कैप कंपनियों के इन्वेस्टर्स भी, प्रोमोटर्स भी, और जो स्पेशली जो ढंग से काम कर रहे हैं, आई एम श्योर वो काफ़ी खुश होंगे। तो मुझे खुशी है कि एक अच्छा मुद्दा जो मार्केट में काफ़ी लोगों का था, और लोगों में मुझे जब से ये लागू हुआ काफ़ी मैसेज ये वो ट्विटर पे आप चुप हैं उठाने। अरे भाई पहले समझ तो लें, पढ़ तो लें,
क्या है क्या नहीं, 4 लोगों से बात, ऐसा थोड़ी अंतर्यामी थोड़ी कि हर चीज़ का ज्ञान हमें है। Exactly. हमें भी समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। ऐसे खड़े होकर बोलना बड़ा आसान काम है, लेकिन वो फैक्ट्स फिगर्स को समझ के करें ना, बिल्कुल। तब आता है। तो इसलिए थोड़ा किसी चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आपके इंटरेस्ट का, आपके काम का हर मुद्दा हमारी नॉलेज में आता है, उस पर हम काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे ही काम आज एक और कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टैक्स बहुत की इंपॉर्टेंट पाठशाला। काम है टैक्स की पाठशाला। कुछ दिन ही बाकी है टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए आपके ढेरों सवाल आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ जो बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में है, डेट में है, स्टॉक्स में है, एफएनओ में है, तो क्या कुछ आपको ध्यान में रखना है, इस पर ये खास शो आ रहा है अनिल जी हमारा। बिल्कुल, 11 बजे मैं और दीप आपके लिए ये शो लेकर आएंगे, टैक्स की पाठशाला। और फिर मैं आप हमारे दर्शकों को बता दूंगा, अगर आपके भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से जुड़े हुए कोई भी सवाल है, खासतौर से मार्केट की कमाई को लेकर, म्यूचुअल फंड्स की कमाई को लेकर, और दीप एक और इंटरेस्टिंग है कमाई, वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा। लेकिन आप अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो हैशटैग का इस्तेमाल करें, टैक्स हेल्पलाइन, ये हमारा हैशटैग है, जी टैक्स हेल्पलाइन। इस पर आप अपने सवाल अब भी हमें भेज सकते हैं, हम आपके सवाल को जवाब देंगे। और अच्छा सुनो, एक और चीज़ है, आपकी अगर म्यूचुअल फंड में कमाई है, इक्विटी में, शेयरों में कमाई है, उसके बाद टैक्स कैसे भरना है। और अगर क्रिप्टो करेंसी में भी कमाई है आपकी, अच्छा, हाँ, तो वो भी हमने शामिल किया। तो आजकल के नौजवान, अच्छा क्रिप्टो में अगर लॉस है तब भी शामिल किया, वो भी शामिल, वो भी है। हाँ। अच्छा। अल्टीमेटली हमें तो बताना है ना लोगों को, इनकम टैक्स कैसे भरना है, कितना भरना है। Correct, तो अगर आपने प्रॉफिट किया तो कितना टैक्स लगेगा, नुकसान किया तो उसमें क्या आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं, इनकी सबकी प्लानिंग की है। Done. तो ये शो खास तौर से नवयुवकों के लिए, 2020 से जो मार्केट में घुसे हैं, राइट, है ना, उन लोगों के लिए, यंगस्टर्स प्लीज वॉच, डोंट मिस इट। करेक्ट सर। इससे क्या होता है कि जैसे आप बड़े होंगे ना लाइफ में, जिस दिन आप HNI बन जाएंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट, अभी क्या होता है, अभी ये सारे बच्चे ना इन्वेस्टमेंट करते हैं कैसे, कौन सा ज्यादा बड़ा, हाँ। किसमें कितना रिटर्न आया। Correct. बाद में जब HNI होगा तो क्या होगा, मेरा पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या है, टैक्स काटने के बाद में, जिस दिन आपकी थॉट प्रोसेस पोस्ट टैक्स रिटर्न की होगी, समझ ला यू हैव अराइव्ड इन ये लाइफ, आ गया। है ना। तो उस लेवल तक जाना है सारे बच्चों को, एब्सोल्युटली, है ना, कि पोस्ट टैक्स रिटर्न की बात करने लगे दिमाग में, अच्छा टैक्स काटें। सो इसलिए टैक्स की पाठशाला, डोंट मिस इट। बिल्कुल बिल्कुल, और आप तो हर स्टेप पे मदद करेंगे ही। चलिए, तो अनिल जी के साथ आज सुबह 11 बजे जरूर जुड़िए और अपने सवाल भी हमें भेजते रहिए, उनका भी हम आपको जवाब देंगे। आइए आज का थोड़ा सेटअप समझ लेते हैं सर। सेटअप समझ ले, पहले आज की स्ट्रेटेजी बता देता हूं दीप। विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत हैं, FIs की खरीदारी फिर से लौटती हुई दिखी है दमदार, तो 2 अच्छे संकेत आपके लिए शुरुआत करने के लिए आज के सेशन में हैं। कल के उतार चढ़ाव के बाद बाजार थोड़े हल्के हैं, पुट कॉल रेशियो में भी हम हल्के होकर आए हैं। तो ये दोनों ही मैं आपको अभी बता दूं, 2100 करोड़ की खरीदारी FIs की तरफ से कैश मार्केट में, 500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे हैं। तो कल आंकड़े बहुत बेहतर हैं, मार्केट भले ही उतना मजबूत ना दिखा हो, लेकिन आंकड़े बेहतर है। और वायदा कारोबार में भी हल्के इसलिए हैं कि पुट कॉल रेशियो 1.34 पर निफ्टी का आया है, और बैंक निफ्टी तो 1 के नीचे आ गया, तो काफ़ी हल्के हो गए हैं। ये 2 बड़े अच्छे संकेत हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, गिरावट में आए नीचे डरना नहीं है, खरीदना है। निफ्टी जब तक 19,300 और बैंक निफ्टी जब तक 44,600 के नीचे बंद ना हो, तब तक आपको मंदी सोचनी नहीं है। मंदी सोचनी, मंदी क्या मतलब, कमजोरी नहीं सोचनी, मंदी तो बड़ा शब्द हो जाता है, मंदी और कमजोरी में बड़ा फर्क है, ठीक है। उसके बाद इंडसइंड बैंक से जो रिजल्ट आया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बड़ा बैंक पहला रिजल्ट देने वाला है, ये कुछ कह रहा है। और अगर एक आध और बैंक ने ये कंफर्मेशन दे दी, और वैसे इस वीकेंड पर 2 नतीजे हैं, ICICI और एक्सिस, राइट, मेरे ख्याल से वो मूड सेट कर, तो सॉरी ICICI और कोटक है, कोटक या एक्सिस है, जो भी हो, हाँ 2 बड़े, ICICI तो है, कोटक है, ओके। तो ये आपके लिए, पिछले बार रिजल्ट के बाद बैंक्स बढ़ना बंद हो गए थे, राइट सर। इस बार क्या रिजल्ट के बाद बैंक बढ़ते रहा, इंडसइंड तो बढ़ेगा ही। सो आई थिंक इंडसइंड बैंक के रिजल्ट बैंक निफ्टी के लिए, बैंकिंग शेयरों के लिए एक संकेत देने की कोशिश करें, उस पर फोकस करना है। तो एटलीस्ट एक बार के लिए बैंक्स पर शॉर्ट नहीं करना है, ध्यान रखिए, जब तक कि आपको क्लियर कंफर्मेशन आ जाए। अभी तक अब इन रिजल्ट के बाद बैंक्स खरीदने का मूड बना रहे हैं, ये एक बड़ा चेंज है। गार्टनर की रिपोर्ट IT शेयरों के लिए पॉजिटिव है, गिरावट में खरीदना ही है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, जेनसार, ये हम बोल ही चुके हैं, ये सारे स्टॉक्स हमें पसंद है। आज के संकेतों में ग्लोबल पॉजिटिव, FIs पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है। लोकल फंड्स के थोड़े नेगेटिव है, वायदा कारोबार है न्यूट्रल, सेंटिमेंट और ट्रेंड तो हमारा कब से ही पॉजिटिव ही चल रहा है, चलता रहेगा। बिल्कुल।
19,675, 19,725 पहला सपोर्ट जोन है जहां आप बंद हुए, 19,750 के आसपास तो आप बंदी हुए जी। हैं, उसी के आसपास सपोर्ट है। इसके ठीक नीचे 19,565, 19,600 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और शॉर्ट कवरिंग भी। ऊपर की तरफ 19,800, 825 हल्की फुल्की रुकावट की जगह लाइफ हाई आपका 819 है। एक बार 825 के पार निकले तो ब्लू स्काई जोन में आप चले जाएंगे, जिसके लिए अभी आपके पास चार्ट तैयार नहीं है। 20,000 की तरफ आप डायरेक्शन लेंगे आगे का, जो कि दिखता ही है। और हमारा टारगेट तो 21,080 का इंटैक्ट है, कोई डाउट ही नहीं। आजकल नहीं होगा, हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं होगा, महीने 2 महीने में नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर 21,080। 2180 ना जा रहा है हमारा पक्का टारगेट। देखेंगे, पक्का देखेंगे। मैं बता रहा हूँ ना, आप तो सब बातें करेंगे 20,000 21,000 ये है। उस जमाने में जब 12-13,000 निफ्टी थी तब कौन बोलता था कि 21,080 होगा? बड़ा बात है। और ऐसा नहीं कि कई बार क्या होता है, आप एक आध बार बोल दो और बोलने के बाद वो बाइट निकाल के चला तो हमने तो बोला एक बार नहीं, 5 बार 10 बार 25 बार 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 बोला कि हाँ हम इस पे कायम है। नहीं तो एक बार तो क्या है, मैं दिन में एक सेंटेंस कोई ऐसा दे दूँ फिर उसको उठा के उस दिन ये बोला था। अरे 24 घंटे में आप 4 घंटे बोलते हो, अब 4 घंटे में किसी दिन का एक निकाल के बोलते हो। बिल्कुल, हमारे कई बार दर्शक बोलते में सही भी है। तो जब जिस बात को बार बार लगातार बोला जाए वो ज्यादा फोकस वाली और ज्यादा काम की है। बिल्कुल, और ये तो है ही काम की। बिल्कुल। बैंक 45,125, 45,275 बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन है। इसके नीचे 44,925, 45,075 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर की तरफ 45,550, 650 हल्की फुल्की रुकावट की जगह 45,800, 45,900 लाइफ हाई के आसपास प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। ठीक है सर। बाकी डेटा हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 71% के आसपास है, ठीक है, और कोई खास फर्क नहीं है। विक्स 2 दिनों से बढ़ रहा है जी। और इसलिए आप इंटरडे में थोड़ा उतार चढ़ाव देख भी रहे थे। कल हम यही बात कर रहे थे, एफआईएस ने कम खरीदा है और आपका पुट कॉल रेशियो हायर साइड पर, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आएगी। आगे मार्केट हल्के भी हो गए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है सर। स्टॉप स्टॉप लॉसेस छोटे कर दिए दीप। हाँ निफ्टी पर 19,550 इंट्राडे है, क्लोजिंग 19,400। ठीक है। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे क्लोजिंग एक ही 45,000, और ज्यादा किसी को नीचे रखना है 44,900, बट 45,000 ठीक है। शॉर्ट साइड पर इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही 19,825, मतलब नया लाइफ हाई बनाए तो शॉर्ट क्यों रहना है? थैंक यू कर दो। बैंक निफ्टी इंट्राडे 45,650 छोटा 250 पॉइंट ऊपर, और क्लोजिंग बेसिस पे 45,500, दोनों ही छोटे रखे हैं। और फिर भी जिसको किसी को बड़ा रखना है 46,000 रखो, आपकी मर्जी। मैं स्टॉप लॉस में मैं ज़्यादातर छूट दे देता हूँ। बहुत कम बारी मैं ऐसा बोलता हूँ कि जैसे परसों ही बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा था बैंक निफ्टी में, तो हमने 45,000 का ही दे दिया। जहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट या बड़े संकेत आ रहे हैं वहाँ मैं छोटा स्टॉप लॉस देके स्ट्रिक्ट देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, जो रखना है हमें क्या। ठीक है, ओके। खरीदा है निफ्टी 19,565, 19,600, ये नोट करके रखो, शायद ना आए रेंज, लेकिन आए तो ले लेना। उस समय आपको कितना ही खराब दिखे, कुछ भी दिखे, डरना मत, ले लेना। 19,565, 19,600 स्टॉप लॉस 19,500 का होगा। टारगेट 19,675, 700, 725, 750, ये 25 पॉइंट में 4, बेसिकली इस 75 पॉइंट की रेंज में रुकावट थकावट है। और उसके बाद 19,800, इन लेवल्स के लिए आपको वहाँ खरीदारी करनी है। जो लोग बेचना चाहते हैं उससे पहले एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि अगर मौका मिले नहीं मिले तो 19,500 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदना है। ठीक है। 19,675, 19,800, 825 दो छोटे टारगेट है, और 825 के ऊपर आप ब्लू स्काई जोन में पकड़ को रखो, ट्रेल करते जाने मत दो, ट्रेल करते चलो। ठीक है। जो लोग बेचना चाहते हैं इंतजार करें 19,400 का। देखो कल 300 बोला था, आज 400, 19 में, ताकि क्या है, बेचने का मन ही ना करे, लेने का ही करे। करेक्ट है ना, ट्रिगर तो आना चाहिए सेल का। या तो ऊपर से जब मार्केट घूमेगा और ऊपर विजिबिलिटी आएगी कि यहाँ बेचा जा सकता है, तब हम देंगे, और नहीं तो 19,400 जब तोड़ेगा तब देखेंगे, अभी नहीं। ठीक है। हाँ, और बहुत एग्रेसिव ट्रेडर तो 19,600 पे बेच दो, तोड़ने पे 19,500 पे बेच दो, वो आपकी मर्जी है। वो तो हिट एंड रन वाला मामला है, ठोको भागो करो तक। वो होता है ना, बचपन में किया आपने, क्या, जैसे आप एक फ्लोर ऊपर रहते हो, अपने एक फ्लोर ऊपर या नीचे वाले में, नहीं हाँ, बेल बजा के बहुत बार किया, बहुत बार किया। अनफॉर्चुनेटली देख के ऐसा लगा नहीं दिया, इतनी शरारत की होगी आपने। फिर मार भी पड़ी तो वाह, कभी सीखना पड़ा। फिर अच्छे से बताओ किस्सा, फिर हम इसको दर्शकों के सामने रखेंगे। तो चलिए, हिट एंड रन वाला मामला है, कहीं ऐसा मौका लगे थोड़ा बहुत आप कहीं भी कर लो, निकल जाओ, वो एक अलग बात है। ठीक, तो ये होगी आपकी निफ्टी। ठीक है। बैंक निफ्टी अच्छी रेंज में बताता हूँ, जहां आए तो लेने धीरे धीरे कोशिश कीजिए। 45,075, 45,225, 2-3 टुकड़ों में धीरे धीरे खरीदिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद स्टॉप लॉस लगाना है 44,900 का। ओके। टारगेट 45,300, 350, 403 छोटे टारगेट है। 450, 550 और 650 के 3 मीडियम टारगेट, बहुत है। इतने आगे हमारे लोग खुश है, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए।
लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है मेरे पास, नजदीक का है नहीं, 400 पॉइंट दूर है, कांट हेल्प इट। 45,000 का स्टॉप लॉस है, अगर करना चाहे तो वो लगा के खरीदिए। टारगेट 45,550, 650 दो छोटे टारगेट है, 800 900 के बड़े टारगेट। थैंक यू वेरी मच। बस गॉट इट। बेचना चाहते हैं आज बैंक निफ्टी में एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आई है, बिक वाली की रेंज मिली है दीप। लेवल्स मिले आज? आप 45,900 हाई बना के नीचे आए ना। हाँ, कल 500 पॉइंट जगह है 500 पॉइंट की, तो 500 पॉइंट की जगह को वेस्ट क्यों करेंगे? Right, तो अगर सही बात है। 45,900 के आसपास फिर से पहुंचता है तो वहां बेचने का मौका मिलेगा। लेकिन जो वायदा कारोबार की पोजीशन है उस हिसाब से आप 45,800 के आसपास से ही बेचना शुरू कर सकते हैं। 45,800 45,900 यहाँ पर बेच दीजिए, 46,000 का होगा आपका स्टॉप लॉस। 45,650 550 दो छोटे टारगेट, 450 400 दो मीडियम टारगेट, 350 300। आज एक ज़माना था सब 75 वाले में टारगेट आते थे, 375 275, अभी 50 में आ रहे। बैंक निफ्टी की मर्जी कैसे दे, हम तो जो मिलते टारगेट वो रख देते हैं। वो ले लेंगे बिल्कुल। ठीक है सर, चलिए सारे लेवल्स आ गए। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए आज एक्शन का। वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है। आरबीएल, डेल्टा, मन्नापुरम, इंडिया बुल्स, ये 4 स्टॉक्स हैं बैन में बने हुए हैं। वायदा कारोबार को कोई डेटा सर इंपॉर्टेंट है? डेटा में 19,700 यही मेक और ब्रेक लेवल है। 19,700 के नीचे से आपको कमजोरी गिननी है, और 19,800 के ऊपर से 50 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर कुछ नहीं, टाइम पास। ठीक है। बैंक निफ्टी में 45,000 के नीचे खराब होना शुरू होगा, 45,500 के ऊपर और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। चलिए आज ढेरों स्टॉक्स पर बात करनी है, तो आइए सबसे पहले तो आज का जो स्टॉक ऑफ द डे है वो जान लेते हैं अनिल जी से। बताएं सर, कौन सा स्टॉक है आपके रेडार पर? इंडसइंड बैंक दीप, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है फ्यूचर्स में, और सोमवार को भी हमने इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स खरीदने की राय दी थी। बिल्कुल। 1395 पे लगभग यही लेवल थे जहाँ कल बंद हुआ। 1370 का स्टॉप लॉस दिया था, वो ट्रिगर नहीं हुआ, और 1420 4055 के टारगेट तब दिए थे। जी। आज भी टारगेट लगभग उन्हीं के आसपास है। 1410 पहला टारगेट है, 1440 1455 और 1470 तक के 4 टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। क्यों करनी है? नतीजे जो आए कल बाजार बंद होने के बाद, हर एक पैरामीटर पर बहुत मजबूत नतीजे हैं, हर तरीके पैमाने पे। उसके अलावा लोन ग्रोथ बहुत मजबूत है, 20% के आसपास की। निम्न 7.25% के आसपास स्टेबल है, घटे नहीं है, ये बड़ी बात है। एसेट क्वालिटी बेहतर होकर आई है, ग्रॉस और नेट लेवल पर एसेट क्वालिटी बेहतर होती दिखी है, और लगभग सारे ब्रोकरेजेज ने इसको अपग्रेड दिया। 150 से 200 रुपये सबने टारगेट बढ़ाए। तो मेरा ये समझ आया, जितने टारगेट बढ़ाएं उसका 50% तो स्टॉक बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सो आराम से, और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट तो 1800 का बड़ा लक्ष्य देकर आ रही है। सो आई थिंक 50-75 रुपये की तेजी बन सकती है, 1-2 दिनों में आराम से बन सकती है। तो 1-2 दिनों के लिए आज से ये 100% खरीदारी करने के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ज़्यादा गैप से ना खुले, आधा 1% ही ऊपर खुले तब भी खरीदा जा सकता है। अच्छा, बहुत बड़े गैप से खुले तो तब देखेंगे, बट ऊपर खुले थोड़ा ले सकते हैं। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से 1405-10 तक भी खुले तो कोई ऐसे बड़ी रिस्क नहीं है, तब भी लिया जा सकता है। चलिए सर, तो बढ़िया है। तो आमतौर पर मैं पहले से ही कह देता हूँ कि तो गैप से तो, लेकिन आज पहले से आपको बता रहा हूँ कि वहाँ तक भी ले तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है, 2 दिन पहले भी आपका कन्विक्शन था, वो कन्विक्शन बना हुआ है। तो इंडसइंड बैंक पर तो आपको रिजल्ट सीजन में इस बार कल हम पॉलीकैब दिया था। यस, पॉलीकैब भी आपका एकदम बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है। बंधन बैंक का भी डायरेक्शन था, नो डाउट स्टॉक ज़्यादा घटा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से ज़्यादा घटा, लेकिन डायरेक्शन वो चल भी नहीं रहा, वो है। फिर आप इंडसइंड बैंक देख लीजिए, आईटी सेक्टर भी हम लगातार, इन्फोसिस आप देख लीजिए, रियल के पहले की बाय है। तो पोजिशनली मैं आपको रियल के लिहाज से जहाँ इंडस्ट्री में या कंपनी में जो थोड़े डायरेक्शन दिख रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, तो उसके हिसाब से आप। बेसिक बात तो ये है ना, रिजल्ट्स के लिए यहीं पर आना है, और कहाँ है? बिल्कुल 100% रिजल्ट्स के पहले और रिजल्ट के बाद का एक्शन यहीं पर। पूरा अर्निंग सीजन हमारे साथ ही बिताइए, और क्या चाहिए आपको। बाय द वे, पॉलीकैब की बात निकली है तो एक बार जरा बता भी दें आपको। पॉलीकैब रिसेंटली एनर्जी के रेडार पर आया था, कल बड़ी मूव आई है, रेकमेंड भी किया था, वहां से टारगेट भी हिट हुए। आज भी शायद एक्शन में रह सकता है। एक बार देख लेते हैं पॉलीकैब पर क्या सलाह दी गई थी। खरीदना है पॉलीकैब के फ्यूचर्स में 3,940 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता दिख रहा है। इंडस्ट्रियल सप्लाई है, रियल एस्टेट की सप्लाई है, कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों में है, हर तरफ डिमांड है, उसका फायदा मिलेगा। और 3,900 के स्टॉप लॉस के साथ आपको करनी है खरीदारी। 4,000 4,050 4,150 3 बड़े टारगेट हैं जिसके लिए खरीदारी करनी है। आज के 2000 में अनिल जी की जो रिकमेंडेशन थी पॉलीकैब इंडिया में, उसका जो पहला लक्ष्य है वो मीट हो चुका है, और अगले लक्ष्य के काफी करीब फिलहाल ये स्टॉक है, जो कि 4,050 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सुपर हिट कॉल रही कल की पॉलीकैब, इस पर रखें नजर। आज भी शायद इस पर एक्शन दिखे, बात करेंगे इस पर अनिल जी से। और बाकी आज इंडसइंड आ गया है, रिसेंटली भी रिकमेंडेशन में था, बढ़िया मोमेंटम है ये स्टॉक। आज के नतीजों पर क्या रिएक्शन आएगा, आइए ये भी जानते हैं रिजल्ट एनालिसिस में।
बताया सर कल के कुछ नंबर्स। LTTS L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय है डे ट्रेडर्स के लिए 4100 के स्टॉप लॉस के साथ 3930 और 3850 ये दो टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। क्यों करनी है? रिजल्ट्स जो आए वो बहुत ही ख़राब है, हर एक पैरामीटर पर कमज़ोर है। चाहे वो आप रेवेन्यू देख लें, मार्जिन देख लें, मुनाफा देख लें, सब उम्मीद से कम आए हैं। लेकिन गाइडेंस पूरे साल का इन्होंने भी मेंटेन रखा है, ये कम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा, 6 बड़ी डील्स इन्हें भी मिली है इस तिमाही में। सो आउटलुक बढ़िया है और इसीलिए चौथी लाइन जो है वो सबसे काम की है आपके लिए। ये डे ट्रेडर्स के लिए सिर्फ, लेकिन निवेशकों को बड़ी गिरावट मिले तो खरीदना है, एक्यूमुलेट करना है। अच्छा, हाँ, ओके। तो आप इन्वेस्टर या ट्रेडर पहले ये डिसाइड करिए। पहले ये मत बोला कि सर एक तरफ तो आप शॉर्ट दे रहे हो फिर नीचे लिख रहे हो कि खरीदना भी है। तो ट्रेडर्स के लिए ठीक है, अगर बड़ा गैप ना मिले तो आप एक बार बेच सकते हैं। ठीक वैसे जिस तरह कल LTI में एंट्री था, कैसे खुला, गैप से खुला, जहाँ खुला वहाँ थोड़ी देर ट्रेड करके वहीं बॉटम बना दिया, वापस नीचे आया नहीं। तो ये है, और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन बनेगी। बड़ा गैप मिलेगा तो नीचे बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, तो लोअर लेवल्स में नहीं बेचना है। कम गैप मिले तो डे ट्रेडर्स के लिहाज से बेचना है, इन्वेस्टर्स को नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट करना है। और रहा सवाल आपने पॉलीकैब की बात की, पॉलीकैब मुझे लगता है अब यहाँ से भी अभी 3 से 5% की अपसाइड और बन सकती है। यहाँ से भी कल 5.5% भागा है, यहाँ से भी बन सकती है, क्योंकि बढ़िया अपग्रेड्स आए हैं और रिजल्ट्स को अंदर जाकर आप देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं। तो डिटेल में तो और भी तेजी बनने की संभावना और भी तेजी बनने की हाँ, संभावना तो है। तो आप पकड़ के रखें, होल्ड करें। कोई भी स्टॉक जो जिसके अच्छे रिजल्ट है उसको हड़बड़ी में, जल्दी में, औने पौने दामों में बेच रहा है। वैसे समझ लो, ढंग से ले ना पाए कोई बात नहीं, ढंग से बेचो तो सही। करेक्ट। दो में से एक काम तो लाइफ में ढंग से कर लो। या तो अच्छे लेवल पे खरीद लो या अच्छे लेवल पे बेच लो। अच्छे लेवल पे नहीं खरीद पाए तो कम से कम अच्छे लेवल पे बेचे तो सही, जो है उसको तो ढंग से बेच ले। एब्सोल्युटली। नहीं तो क्या होता है, दुख इस बात का, ले नहीं पाए। अरे इस बेचो तो ढंग से, अब एंजॉय करो। आने दो। FI लाइन लगा के आपसे मांगे हाथ जोड़ के मुझे शेयर दे दो, तब देना, अभी नहीं। अभी नहीं। ठीक है, अभी तो पूरा फायदा आपको उठाना है बाजार का। ओके, तो ये है आपके लिए आज के स्टॉक ऑफ द डे, रिजल्ट एनालिसिस और पूरा एक्शन। आइए टीम से भी जानते हैं बाकी नतीजे और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, आज के ट्रिगर्स भी। कुशल है हमारे साथ ही नुपुर हैं, आशीष भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कुशल, मॉर्निंग, करिए शुरुआत ट्रिगर्स और नतीजों के साथ। मॉर्निंग दीपा, ट्रिगर्स के लिहाज से ऑफ कोर्स आज अर्निंग्स एवरीडे भी है, साथ ही F&O स्पेस से कैनफिन होम्स, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स और टाटा कम्युनिकेशन, ये तीन नंबर्स जो हैं ये आते हुए दिखेंगे, इस पर फोकस करिए। साथ ही कैश सेगमेंट से लंबी सूची है, चुनिंदा नाम में सेंचुरी टेक्सटाइल्स, साथ ही हटसन एग्रो, जुबिलेंट फार्मोवा समेत बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मास्टेक, न्यूजन सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स पर नजर रखिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज डिमर्जर की वजह से सभी F&O कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोजिंग से आज एक्सपायर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही अमृतांजन हेल्थ केयर, यहाँ पर जो इसका बायबैक है ये खुलता हुआ दिखेगा। 19 जुलाई से लेकर, यानी कि आज से लेकर 25 जुलाई तक ये बायबैक इसका खुला रहेगा। IPO के लिहाज से नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इसका IPO आज बंद हो जाएगा। साथ ही उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके IPO की आज अलॉटमेंट होनी है और कैबिनेट की आज सुबह 10:30 बजे बैठक भी होगी। ओके, ये आपके इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। नुपुर, मॉर्निंग बताएं नतीजे कौन से इंपॉर्टेंट? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले IPO अपडेट बताती हूँ। नेटवेब टेक्नोलॉजी जहाँ पे कल दूसरा दिन था और आज ये बंद हो जाएगा, करीबन 9 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। QIB 2.5 गुना भरा है और जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स है, सारे 16 गुना यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। ICICI लोम्बार्ड के नतीजे हैं जहाँ पे नेट प्रीमियम अर्न करीबन 12% ऊपर आपको YY बेसिस पे नजर आ रही है। मुनाफा भी देखें तो 12% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई दिखी। कंबाइंड रेशियो 104% के आसपास रहा है, अनुमान 102% का था और मैनेजमेंट का भी गाइडेंस 102% के आसपास का ही है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, यहाँ पे कंपनी की आय देखें तो 9% की आपको गिरावट दिखा रहा है, लेकिन कामकाजी मुनाफे पे देखें तो यहाँ पे करीबन 90% का जंप आपको दिखेगा। 134 करोड़ के आसपास मुनाफा आते हुए दिखा है। मार्जिन डबल होते हुए दिखे, 7% के मार्जिन सब 14% के इस क्वार्टर में आए। अर्पम प्रॉपटेक की भी बात करें तो यहाँ पे कंपनी की आय डबल होती हुई दिखी, 14 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ के आसपास आती हुई नजर है। कामकाजी मुनाफा देखें तो यहाँ पे आपको गिरावट नजर आएगी और मार्जिन इस बार जो लॉस है वो भी बढ़कर आते हुए दिखा है। पिछले साल 7 करोड़ का लॉस था, जो इस बार 12 करोड़ का लॉस आते हुए नजर आया है। JSW इस्पात, कंपनी की आय देखें तो बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन कामकाजी लेवल पे देखें तो मुनाफा 18 करोड़ से बढ़कर 102 करोड़ के आसपास आते दिखा है और मार्जिन 1% से बढ़कर 6% के होते हुए दिखे। अकॉर्डिंगली लॉस भी इस बार कम होता हुआ नजर आया है। क्रिसिल के भी नतीजे बता देती हूँ, काफ़ी अच्छे नतीजे। यहाँ पे कंपनी की आय 15% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 20% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन एक्सपेंशन भी 100 बेसिस पॉइंट से हुआ है और मुनाफा भी 10% की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है। हालांकि अदर इनकम थोड़ी सी कम आई है, डिस्पाइट उसके
मुनाफे में आपको 10% की ग्रोथ नजर आ रही है। नतीजे थिक एंड फास्ट, कुशल बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं? बिल्कुल, मेरे पास कुछ खबरें हैं दीप है यहाँ पर। सबसे पहला तो BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, इस पर फोकस कर चलिए। सब्सिडियरी BLS ई सर्विसेज ने यहाँ पर उमंग सर्विसेज के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए करार कर लिया है। साथ ही करार के तहत 500 ई गवर्नेंस सर्विसेज मुहैया यहाँ पर कराई जाएगी, तो इस वजह से ये स्टॉक फोकस में रहेगा। वेदांता, यहाँ पर सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के ग्लोबल MD का बयान आता हुआ दिखा है कि कंपनी जो है गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने और डिस्प्ले फैब्स के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, तो इस वजह से ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। अदानी ट्रांसमिशन का जो बिजनेस अपडेट आया है पहली तिमाही का, उस पर फोकस करिए। तिमाही में 550 सर्किट किलोमीटर्स ऑपरेशनल नेटवर्क का इन्होंने विस्तार कर लिया है। और अगर आप लेवल्स की बात करेंगे तो सीजनल फैक्टर के कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो 6.95% से सुधर कर 4.85% होता हुआ दिख रहा है। लेमन ट्री होटल्स लगातार करार पे करार करती हुई दिख रही है कंपनी। यहाँ पर इस बार एक नया डेवलपमेंट हो रहा है कि कंपनी ने लखनऊ में यहाँ पर 72 रूम प्रॉपर्टी के लिए लाइसेंस करार कर लिया है, जो ऑपरेशनल Q3 FY26 से होता हुआ दिखेगा। हीरो मोटोकॉर्प, इन्होंने एक नई बाइक लॉन्च की है, एक्सट्रीम 200S 4V, और यहाँ पर जो प्राइसिंग है, शुरुआती कीमत है 1.41 लाख रुपीज़ लगाई गई है। BL कश्यप अंत में यहाँ पर सिविल स्ट्रक्चर और वाटर प्रूफिंग कार्य के लिए लगभग 370 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। 33 महीनों में ये ऑर्डर पूरा किया जाएगा और अब कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है वो 3000 करोड़ के पार जाती हुई दिख रही है। ओके, ये है आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग ऑर्डर विंस भी। नुपुर, फाइनल सेट ऑफ खबरें कौन सी हैं? बिल्कुल, जो कल बड़ी बल्क डील हुई थी हमारा राजा बैटरीज में, उसमें मैं बायर्स की लिस्ट आपको बता देती हूँ। 1560 करोड़ की ये डील थी, काफ़ी बड़ी थी, जिसमें बड़े नाम सामने भी आए। PNB पैराबिस, कोटक महिंद्रा बैंक, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, टाटा AIG जैसे कुछ नाम आपको दिखेंगे और यहाँ पे बड़े बायर्स की एंट्री इस स्टॉक में होती हुई दिखी है। एरिस लाइफ साइंसेज में भी अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड की एंट्री होती हुई नजर आई है। HDFC म्यूचुअल फंड ने करीबन 8.5 लाख शेयर्स खरीदे, 0.61% हिस्सेदारी खरीदी है 728 के भाव पे। तो ये दोनों स्टॉक फोकस में रहने वाले हैं। ओके, ये है आपके कल की डील्स पर भी एक्शन और आप बाकी स्टॉक्स पर भी फोकस। आइए, ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी है, जानते हैं इनके बारे में। FIR मॉर्निंग आशीष, करिए शुरुआत टॉप रिपोर्ट्स के साथ। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए इंडसइंड बैंक, यहाँ पर नतीजों का आज आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा और रक्त जो है वो 1725 से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दिया है। 1390 की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो JP मॉर्गन ने भी न्यूट्रल की रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट प्राइस इंक्रीज किया है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, नोमिरा खरीदारी की राय दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने भी आप देखें तो 1586 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1681 कर दिया है और HSBC भी बुलिश है 1680 रुपये के टारगेट के साथ। और सभी की तरफ से देखिए कमेंट्री कॉमन यही है कि नतीजे काफ़ी हद तक बढ़िया देखने को मिल रहा है और आगे जाकर और ग्रोथ यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड पर देखने को मिलेगी। क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहा है, इसका फायदा यहाँ पर NIMs पर भी फिलहाल देखने को मिला। तो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, यहाँ पर भी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया इंडसइंड बैंक की तरफ से देखने को मिली है। इसके अलावा 2 इंश्योरेंस स्पेस की कंपनीज रडार पर रहेंगी क्योंकि ICICI लोम्बार्ड यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 1352 की क्लोजिंग, 1550 का टारगेट और ये मान रहे कि जो कंबाइंड रेशियो करीब 104% का है वो इनके अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 1555 का टारगेट दिया है, लेकिन जेफरीज काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य 1560 से बढ़ाकर 1630 कर दिया है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पर भी आप देखिए CLSA मान रहे कि जो हेल्दी VNB मार्जिन 30% के इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, काफ़ी बढ़िया। खरीदारी की राय दे रहे 700 का टारगेट है। सिटी ने खरीदारी की राय दिया, लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, 640 से 685 कर दिया है और HSBC ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि 715 का टारगेट था इनका, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करके 710 किया, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 575 पर चल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो LTTS यहाँ पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नतीजे सभी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ ली, सब में यही लिखा है कि नतीजे ऑर्गेनिक बेसिस पर अगर आप देखें तो काफ़ी कमज़ोर साइड पर देखने को मिले और रेटिंग भी इसके अनुसार है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 4068 पर स्टॉक चल रहा है, 3200 का टारगेट है। JP मॉर्गन ने अंडरवेट की रेटिंग दी है, 2900 का टारगेट दिया। सिटी बिकवाली के राय दे रहे हैं, हालांकि टारगेट प्राइस को थोड़ा सा एडजस्ट किया, 2995 से बढ़ाकर 3060 कर दिया है और नोमिरा भी रिड्यूस की राय दे रहे हैं। यानी रेटिंग के लिहाज से देखें तो LTTS पर कोई फिलहाल बुलिश नहीं है। ओके, तो ये है कुछ और रिपोर्ट्स हैं? बहुत सारी रिपोर्ट। बताओ सर पॉलीकैब यहाँ पर तो ज़्यादा फोकस रहेगा। जेफरीज की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य में बढ़िया बढ़ोतरी की है, 4270 से बढ़ाकर 4835 कर दिया है, 4128 की क्लोजिंग और उन्होंने EPS के अनुमान में देखें तो 6 से 7% की बढ़ोतरी की है।
इसके अलावा फोकस में रहेंगे सभी पावर सेक्टर की कंपनियां, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से कुछ स्टॉक्स के ऊपर कवरेज की शुरुआत की है। एनटीपीसी यहां पर खरीदारी की राय देने, 188 की क्लोजिंग, 265 का टारगेट है। ये मान रहे हैं कि 42% की अपसाइड देखने को मिल सकती है 265 तक के टारगेट से, क्योंकि जो रिन्यूएबल में बस देखने को मिल रहा है इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी है। टाटा पावर पर हालांकि ये बुलिश नजर नहीं आ रहे। इनिशिएट किए इन्होंने बिकवाली के राय के साथ 222 पे स्टॉक चल रहा है, 190 का टारगेट दिया है। मान रहे कि 15% की डाउनसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन एसजेवीएन यहाँ पर मान रहे कि बढ़िया ग्रोथ है पूरे हाइड्रो पावर स्पेस में, तो गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी के राय के साथ कवरेज की शुरुआत की है। 46 की क्लोजिंग है, 55 रुपये का टारगेट है। साथ में अगर आप देखें तो एचएसबीसी की कुछ बढ़िया रिपोर्ट्स है मेरे पास। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स यहाँ पर एचएसबीसी ने कवरेज की शुरुआत की और बढ़िया टारगेट दिया, 541 की क्लोजिंग, 730 रुपये का टारगेट है। और ये मान रहे कि अगले 3 साल में ईपीएस दुगना हो सकती है, तो बड़ी टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिले। टाटा मोटर्स पर एचएसबीसी होल्ड की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य 560 से बढ़ाकर 650। और अंत में पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर जेपी मॉर्गन ओवरबिट की रेटिंग दी है, 62 की क्लोजिंग, 72 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए सारा का सारा एक्शन। आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। मेरा पिक ऑफ द डे अनिल जी इंडसइंड बैंक है। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बड़े उछाल के लिए तैयार हो रहा है। 1365 1365 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1430 से लेकर 1440 के टारगेट के लिए इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय है। आज बंसल जी आपको पहले आने का फायदा मिला कि आपने पूरी कमेंट्री सुन ली, पिक ऑफ द डे भी देख लिया, उसका फायदा मिला आपको? नहीं अनिल जी, फायदा तो 2 दिन से मिल रहा है अनिल जी। हाँ। परसों भी सुनी थी कमेंट्री। ओके, तो बंसल जी और हमारे विचार आज काफी मिलते जुलते। इंडसइंड बैंक हमारा भी स्टॉक ऑफ द डे और बंसल जी की तरफ से पिक ऑफ द डे। विश्वेश जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरी ओर से पिक ऑफ द डे में शॉर्ट करने की सलाह है, और शॉर्ट करना है पीएल को, पिरामल एंटरप्राइज को। 968 का क्लोजिंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 2 दिन में थोड़ा सा पुल बैक आया है। यहाँ पे छोटा ही स्टॉप लॉस होगा, 980 का स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लग रहा है कि स्टॉक 930 तक आ सकता है। आई समहाउ बिलीव कि बैंक निफ्टी में 45,800 46,000 जोन है, वो सप्लाई जोन होगी, और एट द सेम टाइम निफ्टी में 19,800 एक जो जोन है जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। डाउ ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया 34,600 का, लेकिन वो अंडर परफॉर्म कर रहा था कंपेयर टू आवर मार्केट्स। तो हमारे मार्केट्स में मुझे लगता है एक पुल बैक ड्यू है, और पुट कॉल रेशियो हाई है, तो कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है अनिल जी। तो इसलिए मैंने कॉन्ट्राबेट पिरामल एंटरप्राइज शॉर्ट करने का डिसाइड किया है। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय शॉर्ट करने की पीएल। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा पिक ऑफ द डे है बेयर क्रॉप साइंस। ये सब्सिडियरी है ग्लोबल एग्रीकल्चर कंपनी बेयर का। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, इंक्लूडिंग क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, सीड्स और डिजिटल फार्मिंग टेक्नोलॉजी। ड्रोन सर्विसेज भी अभी प्रोवाइड कर रही है फार्मर्स के लिए। अप्रॉक्सीमेटली करीब 44% ऑफ द डोमेस्टिक सेल्स आता है टॉप 5 प्रोडक्ट्स में, तो मार्जिन ऑल्सो अंडर कंट्रोल। फोकस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कोलैबोरेशन विद लोकल फार्मर्स, और कॉर्न सीड्स में ये लीडर्स हैं, और अभी इसका यूज़ हो रहा है इथेनॉल के लिए भी। इंडिया का एवरेज जो फार्म यील्ड है इट्स मच लोअर देन ग्लोबल एवरेजेस, तो मेन इश्यू है आगे जाके फूड सिक्योरिटी का वर्ल्ड वाइड, और इसीलिए जो यील्ड पर एकड़ है वो बढ़ना चाहिए, और बेयर का जो फोकस है इसी पे है। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कैगर ओवर द नेक्स्ट 3 years करीब 10% का है, एंड पैट कैगर करीब 15% का है। एक्सपेक्टेड ईपीएस आई मीन फॉर 25 इज 240, और इससे मेरा टारगेट बनता है 5,760 का। ओके, तो ये है आपके लिए बेयर क्रॉप साइन। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और खरीदना है इप्का लैब्स को, लेकिन और इसमें जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है अनिल जी, बहुत समय से स्टॉक नहीं चला, ना हमारे रडार पर आया, लेकिन अब जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर बना है, जो बॉटम बना है, जो ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और जो फार्मा सेक्टर की तेजी है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब कुछ बड़ा मूव दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। इन लेवल्स पर बाय करके चलें। 781 781 का स्टॉप लॉस रखना है।
पहला टारगेट होगा 815 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 825 रुपए का। तो 815 825 के टारगेट के लिए इप्का लैब्स में खरीदारी करनी है। ओके, तो इप्का लैब्स इसमें करनी है खरीदारी। ये स्टॉक भी आपको एक्शन में दिख सकता है, स्टॉक में एक्शन भी बनते हुए दिखेगा। आइए एक दो और काउंटर्स की बात कर ले जहां पर आपको मूव्स आती हुई दिखने वाली हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, इसके नतीजे आए थे, ये स्टॉक थोड़ा आपको फोकस में भी रह सकता है। अमृतसर रेडार पर रखते हैं क्योंकि केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन है। चाइना की तरफ से कंपटीशन रिसेंटली थोड़ा बढ़ा है। यहाँ पर रेवेन्यू इनका कम आया बट ऑपरेशनली बढ़िया नंबर से, मार्जिन में जबरदस्त एक्सपेंशन रहा है। सर कोई व्यू इस पर? मार्जिन एक्सपेंशन काफी अच्छा रहा है, तो यहाँ पे जो व्यू है अभी भी पॉजिटिव है। आई थिंक वी कैन सी एटलीस्ट एज 10 to 15% का मूव यहाँ से। मोमेंटम तो है, तो आई थिंक वी शुड सी दोज लेवल्स पॉसिबली इन द नेक्स्ट मंथ एंड अ हाफ। तो हिमाद्री पर आपको मूव थोड़ी आती हुई दिख सकती है। थोड़ा एक्शन आपको बाकी स्टॉक्स में भी आते हुए दिख सकता है। हीरो मोटोकॉर्प, इस पर रखिएगा नजर। इनकी एक्सट्रीम 200S 4 व्हील की बाइक लॉन्च हो गई है। 1,41,000 का स्टार्टिंग प्राइस है इसका। स्टॉक रिसेंटली थोड़ा मूव भी आता है, कल डेज हाई पर बंद हुआ, हालांकि मूव हल्की ही इनकी आती हुई दिखी थी। बंसल जी, हीरो मोटोकॉर्प कोई राय इस चार्ट पर सर? दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर देखे तो स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और इनफैक्ट मेरा तो यहाँ पर दीपांशु एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। 3116 के कल की क्लोजिंग है। 3050 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ खरीदना चाहिए दीपांशु। और टारगेट 3500 प्लस के टारगेट्स बैठते हैं हीरो मोटोकॉर्प पे। बड़ी री रेटिंग का प्रबल दावेदार है, तो जिनके पास है होल्ड करें, और इन स्तरों पर भी एग्रेसिवली बाइंग की जा सकती है। विश्वेश जी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एक बार इस चार्ट पर अपनी भी राय दे दें सर। अनुमान से थोड़े कमजोर आए थे नतीजे, कुछ ज्यादा खास नहीं है। नेट प्रीमियम इनकम 12% ऊपर गया था, प्रॉफिट भी 12% ऊपर है। क्लेम रेशियो थोड़ा इनका बढ़कर आया है, एक्सपेंसेस में हालांकि कमी दिखी है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की? देखिए दीपांशु, ये जो मूव है रिसेंटली, और मैं ये जब मूव रेफर करता हूँ एंटायर मार्केट में, तो मैं अप्रैल और मार्च के लो से रेफर करता हूँ, क्योंकि सारे स्टॉक्स इंडेक्सेस जो सबका मूवमेंट है वो मार्च के लो से ही है। तो मार्च के लो से 1000 वाला स्टॉक्स ऑलमोस्ट 1400 हो गया है, और अभी जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, मुझे लगता है स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है। नीचे में 1320 वुड बी द रेंज जहाँ पे मुझे लगता है कि वापस एक बार के लिए बाय हम प्रेफर कर सकते हैं। बट फॉर नाउ मुझे लगता है दीपांशु अपसाइड लिमिटेड रहेगा। 1360 1380 के ऊपर नहीं लग रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर 1320 1310 आता है तो मेरे हिसाब से रिव्यू करके बाय करना चाहिए, बट मोर और लेस कंसोलिडेशन वुड बी अ बेटर फॉर दिस स्टॉक इन अ शॉर्टर टर्म। ओके, तो ये है आपके लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आज नतीजों पर इस पर रिएक्शन भी आएगा। और भी कई स्टॉक्स हैं जहां पर करना है फोकस।